अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स कल थे, अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो देख लें, अदरवाइज फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अम, अभी अर्शी खान ज्वाइन करेंगी, उनको भी होस्ट बनाइएगा तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगी। ओके, Okay, ma'am, you can start presenting. थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अनम, तुम स्टार्ट करोगी मैं करूँ? तुम स्टार्ट करो, मैं नोटबुक अभी कंप्लीट करके बस तुम लोगों के साथ ही हूँ। अच्छा, मतलब मैं जो तुमने पहले नोटबुक शेयर करी है उसको एक्सप्लेन कर दूँ? हाँ, हाँ, ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब जो है वो कंपैरिजन होगा। अब जो नोटबुक है वो कंपैरिजन है, और ये वाली जो नोटबुक है सिर्फ उसमें जनरलाइजेशन है, उसको ही एक्सप्लेन किया हुआ। तो देख लो, उसको जो हमने कल पढ़ाया था उसकी नोटबुक है ये। बेसिकली कल हमने पढ़ा था ना जनरलाइजेशन। तो मैं थोड़ा सा ना आप लोगों से एक वीडियो भी शेयर करना चाहती हूँ जिसमें उसने बड़े अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है ना, जनरलाइजेशन और एक था अंडर फिटिंग, एक है ओवर फिट। तो मैं चाह रही थी कि मैं वो थोड़ा सा ना वो वीडियो देख लें, उसके बाद जनरलाइजेशन किस तरीके से हो रही है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना। मैं बस शेयर करती हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड में शेयर कर रही हूँ। मतलब जो कल हमने टॉपिक पढ़े थे ना उसमें उसका बहुत अच्छे से सारा डिस्क्रिप्शन है कि बेसिकली कब जाकर हमारा अंडर फिटिंग में आएगा, ओवर फिट होगा। तो वो ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, वेरिएंट, बायस, ये सब मतलब आप लोग को बहुत अच्छे से चीजें ना समझ आ जाएंगी। इसमें इसने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करी हैं। ट्रेनिंग एरर हमको मिलता है वाई हैट माइनस वाई, वहां पे उसका गैप काफी ज्यादा है। तो जब भी ऐसा सिनारिया हो, टाइप करें और बेल आइकन दबाएं। लड़कियों खानदान को बहुत अच्छी है, अब तेरा कोई सीरियसली। ट्रेनिंग एरर हमको मिलता है। हेलो गाइस, तो हम लोग मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग बोलते हैं बायस एंड वेरिएंस के बारे में समझते हैं। अब जब हम लोग बायस और वेरिएंस के बारे में समझ रहे हैं तो यहाँ पे और दो वर्ड्स आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। अब ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कभी भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो उसमें जो परफॉर्मेंस मेट्रिक्स आप यूज़ करते हैं, राइट, उसके रिलेटेड आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपका मॉडल ओवर फिटेड है कि नहीं, अंडर फिटेड है कि नहीं, या आपका मॉडल जनरलाइज्ड मॉडल है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं कि बायस और वेरिएंस क्या होता है
और हम लोग दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से देखेंगे, एक है रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके बाद एक है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके हिसाब से हम कब एक मॉडल को ओवरफिटिंग बोलेंगे और कब एक मॉडल को अंडरफिटिंग बोलेंगे और कब एक मॉडल को हाई बायस बोलेंगे या लो वेरिएंस बोलेंगे या लो बायस बोलेंगे या हाई वेरिएंस बोलेंगे। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आ रहा है, मेरे को पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट प्लीज मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। हम लोग जब भी एक रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब क्या करते हैं, हम लोग एक बेस्ट फिट लाइन कोशिश करते हैं, जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग एक बेस्ट फिट लाइन बनाएं। अब जब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से कि मेरे पास ये एक्स एंड वाई वेरिएबल है, जो मेरा डेटा पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं और सेम एक्स एंड वाई वेरिएबल इधर भी है और सेम एक्स एंड वाई इधर भी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे जो बेस्ट फिट लाइन बनाया है इसको हम लोग बोलेंगे बेस्ट फिट लाइन, ठीक है, एक रिग्रेशन प्रॉब्लम में। अब जब ये बेस्ट फिट लाइन मैं यहां पे बना रहा हूं तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा ये मेरे रियल पॉइंट्स है और ये मेरे प्रेडिक्टेड पॉइंट्स है, तो इनके डिफरेंस जो है वो काफी हाई है, ठीक है, काफी हाई है। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली यहां पे मेरा जो बेस्ट फिट लाइन है, जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट पे मैंने बनाया है, इट इज नॉट दैट गुड, ठीक है। यहां पे हमारा ट्रेनिंग एरर जो है होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। अगर हम सेकंड वाले पॉइंट्स में जाएं, अब यहां पे देखिए यही पॉइंट्स में मैंने ऐसे कर्व लाइन बनाया है, तो यहां पे आप अगर देखेंगे, अगर इनका आप एरर मेजर करेंगे या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे एरर रेट यूजुअली कम आता है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस लाइन, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियसली थोड़ा ट्रेनिंग एरर जो होता है वो थोड़ा कम आएगा। अब यहां पे जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ये परफेक्टली फिटेड लाइन है, जो हम लोग ने ये बेस्ट फिट लाइन बनाया है, ये सारे पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसको हम लोग परफेक्टली फिटेड लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से आपको थोड़ी चीजें पता होना चाहिए कि बायस कब बोलेंगे, वेरिएंस कब बोलेंगे और ये सारा चीज कब करेंगे। अब जो मेरा यहाँ बेस्ट फिट लाइन है, जो मेरा यहाँ बेस्ट फिट लाइन है, आप देख सकते हैं जो भी बेस्ट फिट लाइन है यहां पे ट्रेनिंग एरर हाई है। तो मैं जब भी ये ट्रेनिंग एरर हाई होता है तो हम इस सिनेरियो को, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मेरा बेस्ट फिट लाइन बनाया नहीं है, हम इस सिनेरियो को बोलेंगे अंडर फिटिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स में ये बेस्ट फिट लाइन ऑब्वियसली प्रॉपर्ली फिटेड नहीं है और इसके चलते हमें बहुत सारा एरर दिख रहा है। जो ट्रेनिंग एरर हमको मिलता है y हैट माइनस वाई, वहां पे उसका गैप काफी ज्यादा है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो जहां पे आपका ट्रेनिंग एरर हाई है तो उसको आप बोलेंगे अंडर फिटिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब आपका मॉडल प्रॉपर्ली फिटेड नहीं है ट्रेनिंग डेटा पे, ठीक है। ये आपको काफी सिंपल समझ में आ रहा हो। अब जब भी हमारा अंडर फिटिंग प्रॉब्लम होता है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग डेटा, तो यहां सिनेरियो आपका आता है समथिंग कॉल्ड एज हाई बायस। और हमेशा याद रखिएगा जब भी मैं बायस बोलता हूं ये स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ट्रेनिंग डेटा ही होगा, और जब भी मैं वेरिएंस का बात करूं ये कभी भी आपका टेस्ट डेटा के बारे में ही बोल रहे होंगे। जब भी मैं जहां भी वेरिएंस का बात करूं तो आप समझिए मैं टेस्ट डेटा के बारे में बात कर रहा हूं। अब मेरे ट्रेनिंग डेटा के चलते जो ये मॉडल में बनाया हूं वहां पे एरर हाई है, तो इसलिए मैं उसको अंडर फिटिंग वाला कंडीशन बोल रहा हूं। और जब भी मैं ट्रेनिंग डेटा का बात करता हूं तो मेरा बायस वाला टर्म यहां आएगा। सिंस ट्रेनिंग एरर बहुत हाई है इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे हाई बायस, ठीक है, हाई बायस। अब समझ लीजिए मेरे कोई टेस्ट डेटा पॉइंट्स है, मेरे टेस्ट डेटा पॉइंट्स यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहां भी हो सकते हैं, ठीक है। अब टेस्ट डेटा के केस में आप जब भी मैं टेस्ट डेटा बोलूं यहां पे मेरा ऑब्वियसली वेरिएंस आएगा, ठीक है। अब हाई होगा या लो होगा वो दोनों पे डिपेंड कर सकता है, क्योंकि अगर मेरा टेस्ट डेटा पॉइंट से बेस्ट फिट लाइन के नजीक है तो मैं इसको बोलूंगा लो वेरिएंस, अगर ये टेस्ट डेटा पॉइंट्स काफी ज्यादा दूर है तब मैं बोलूंगा हाई वेरिएंस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू अंडर फिटिंग प्रॉब्लम। बट हमेशा आप ये याद रखिए अंडर फिटिंग मतलब ट्रेनिंग एरर हाई है। अगर ट्रेनिंग एरर हाई है उसका मतलब मेरा मॉडल अच्छे से बना नहीं है ट्रेनिंग डेटा के लिए, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली जब भी मेरा ट्रेनिंग एरर हाई है तो मैं वहां ये वाला टर्म डालूंगा जो है मेरा हाई बायस, और उसके साथ ये चीज हो सकता है लो वेरिएंस और हाई वेरिएंस, ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले मॉडल में। अब यहां नेक्स्ट वाले मॉडल में आप देखिए ये थोड़ा अच्छे से फिटेड है डेटा पॉइंट्स, ठीक है। ये जो डेटा पॉइंट्स है आपको ये बात आपको समझ आई कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, जब डेटा पॉइंट्स बेस्ट जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम की, अगर उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है
और सिर्फ ट्रेनिंग डेटा की बात हो रही है, तो उसने कौन सी टर्म यूज करी है कि ये हाई बायस मॉडल है। ठीक है, ये हम आगे ये यूज करेंगे। और जब इसमें हम ऐसे हाई बायस के अंदर हम जब टेस्ट डेटा को डालेंगे, और टेस्ट डेटा में अगर आपका बेस्ट फिट लाइन जो है वो आपका डिस्टेंस टेस्ट डेटा पर कम है, तो वो क्या हो जाएगी, वो लो वेरिएंस हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट डेटा भी आपके काफी डिस्टेंट पर हैं तो वो हाई वेरिएंस हो जाएगा टेस्ट डेटा पर। ये ट्रेन डेटा है और ये इसका रेड कलर से इसने टेस्ट डेटा बनाया है। तो जो प्रॉब्लम जिसमें आपके ट्रेनिंग डेटा पॉइंट आपके बेस्ट फिट लाइन से काफी डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, काफी डिस्टेंस क्रिएट कर होता है आपका, वो आपका कहलाता है अंडर फिट मॉडल। ठीक है, और उससे हम किस तरीके से प्रॉब्लम से निकलते हैं वो फिर हम आगे देखेंगे। अच्छा, अभी इसने अंडर फिट बताया है, अब ये दूसरी टर्म बताएगा कि कैसे वो जनरलाइज हो सकता है, एंड थर्ड में वो बताएगा कि वो कैसे ओवर फिट हो सकता है। ठीक है, दिख रहा है ये थोड़ा अच्छे से फिटेड है क्योंकि ये थोड़ा कर्व है और डेटा पॉइंट्स भी कर्व है। तो यहां पे जो आपका ट्रेनिंग एरर है वो थोड़ा नीचे जाएगा, राइट, थोड़ा कम होगा कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल। तो इसका मतलब मेरा यहां पे मॉडल जो है वो डेटा पॉइंट्स के साथ अच्छा फिटेड हो गया है क्योंकि ट्रेनिंग एरर काफी लेस है, राइट। अब इस वाले केस में मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि भाई मेरा ट्रेनिंग एरर लेस है तो मेरा ये लो बायस ही होगा। ठीक है, लो बायस होगा क्योंकि ट्रेनिंग एरर लेस है तो लो बायस होगा। कभी मैं ट्रेनिंग डेटा के बारे में बात करता हूं लो बायस ही होने वाला है। अगर समझ लीजिए मैंने थोड़े डेटा पॉइंट्स ला दिया नए वाले ऐसे, और ये हमेशा याद रखिए जो ये रेड पॉइंट है, मैं जो रेड पॉइंट बना रहा हूं ये मेरा टेस्ट डेटा के बारे में बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां भी आप देखिए जब भी मेरा रेड पॉइंट भी आएगा तभी भी इसका ट्रेनिंग एरर थोड़ा कम ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो नहीं होगा, हाई वेरिएंस वाला नहीं होगा, तो मैं इसके साथ कंबाइन कर देता हूं लो वेरिएंस क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा ट्रेनिंग एरर लेस है तो टेस्ट एरर भी लेस ही होना चाहिए। ये मेरा स्पेसिफिकली टेस्ट एरर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, टेस्ट एरर के बारे में बोल रहा है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन यूजुअली हमको ऐसे टाइप का मॉडल चाहिए होता है गाइस, जहां पे ट्रेनिंग एरर भी कम हो और जहां पे टेस्ट एरर भी कम हो, और उसका कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं लो बायस एंड लो वेरिएंस। ठीक है, अभी आपको शायद समझ में आ रहा हो ये मेरा अंडर फिटिंग है, ये मेरा जनरलाइज्ड मॉडल हो गया। तो जनरलाइज्ड मॉडल, ऐसे टाइप का मॉडल चाहिए। ठीक है, और हमें हमेशा डीप लर्निंग में जर्नलाइज मॉडल चाहिए होता है। हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम किस तरीके से अपने मॉडल को ट्रेन करें कि उसमें कम से कम एरर आए, ताकि वो हमारे ट्रेनिंग डेटा पर भी और टेस्ट डेटा पर भी, दोनों की ट्रेनिंग अगर बेस्ट होगी तभी वो मॉडल हमारा जर्नलाइज होगा, तभी ही वो हमारा लो बायस होगा और लो वेरिएंस होगा। लो बायस मीन अभी बताया है, जो डेटा सेट के पॉइंट ट्रेनिंग के दौरान आपके कर्व से, क्योंकि अब ये कर्व फॉर्म में ले रहा है ना, क्योंकि इसने एक आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में डिस्टेंस को कम करना है। अगर हम स्ट्रेट लाइन लीनियरली काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं होता। तो इसमें ये कर्व ड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा डेटा पॉइंट और हमारी बेस्ट फिट लाइन का डिस्टेंस कम हो रहा है, जिसकी वजह से वो लो बायस हो रहा है। और फिर जब हम टेस्ट डेटा उसके ऊपर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी क्या परफॉर्म करेगा, हमने जब एक कर्व बना दिया, हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं डाली, जिसकी वजह से हमारे डेटा पॉइंट्स हमसे दूर हो रहे थे, जिसकी वजह से एक एरर जनरेट हो रहा था। तो इसी तरीके से जब हमने टेस्ट डेटा उसको दिया तो उसमें भी क्या हुआ, क्योंकि टेस्ट डेटा के ऊपर जब भी हम उसके एरर से रेलिवेंट बात करेंगे तो वो वेरिएंस में होगा। अब क्योंकि एरर कम है तो वो कहलाएगा लो वेरिएंस। जब डिस्टेंस ज्यादा हो तो हाई यूज करेंगे, और जब डिस्टेंस कम हो तो लो वेरिएंस। ये मॉडल जो बीच का मॉडल है जिसमें हमारा लो बायस आ रहा है और लो वेरिएंस आ रहा है, ये एक जनरलाइज कंडीशन है। और ये बेस्ट कंडीशन होती है डीप लर्निंग मॉडल की, जिसमें हमारा मॉडल बहुत अच्छे से वैलिडेशन डेटा के ऊपर प्रिडिक्शंस देता है। ठीक है, हमने अभी तक अंडर फिटिंग पढ़ी, जर्नलाइजेशन पढ़ी, अब हम ओवर फिट पे जा रहे हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे मॉडल ट्रेनिंग के अंदर। हमें
जो ट्रेनिंग एरर भी कम दे और टेस्ट एरर भी कम दे। अब चलिए लास्ट वाले में देखते हैं, लास्ट वाला मॉडल में क्या प्रॉब्लम है। ये लास्ट वाले मॉडल को हम लोग बोलेंगे ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। क्यों ओवरफिटिंग प्रॉब्लम बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि देखिए आप, मेरा जो बेस्ट फिट लाइन है सारे डेटा पॉइंट से पास कर रहा है, तो ट्रेनिंग एरर 0 है। अगर ऐसे टाइप का कंडीशन रहा ना गाइस, उसका मतलब समझ लीजिए आप मॉडल में कुछ छेड़छाड़ी या प्रॉब्लम किए हुए हैं। ठीक है, अब ट्रेनिंग एरर जब भी हाई मतलब 0 होता है तो वो ओवरफिटिंग प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम हो गया, तो यहां पे आप डेफिनेटली लिखेंगे लो बायस। ठीक है, लो बायस तो है, बट हाई वेरिएंस होगा, इधर हाई वेरिएंस होगा। तो जब मैं ये दो कॉम्बिनेशन लूं, मतलब मेरे ट्रेनिंग का एरर में ऑब्वियसली ट्रेनिंग एरर कम है, ठीक है, ट्रेनिंग एरर ऑब्वियसली नल है और 0 है, नल नहीं बोलूंगा सॉरी, 0 है, बट मेरा टेस्ट एरर, क्योंकि इसके बाद मेरे टेस्ट डेटा पॉइंट्स भी आएंगे ना, टेस्ट एरर और टेस्ट पॉइंट्स, टेस्ट एरर काफी हाई होगा, क्योंकि यहां देखिए अगर मैं यहां जाके कुछ टेस्ट डेटा पॉइंट्स बना दूं जो यहां हो, तब तो एरर मेरा बढ़ जाएगा ना टेस्ट डेटा पॉइंट्स के हिसाब से। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, हाई वेरिएंस हो जाएगा। और लो बायस इसलिए क्योंकि मेरा ट्रेनिंग एरर बहुत ही मिनिमल है, बट टेस्ट एरर हाई है, इसलिए मैंने हाई वेरिएंस कर दिया। फिर से मैं रिपीट करता हूं क्विकली गाइस, अंडर फिटिंग की कंडीशन में आपका ट्रेनिंग एरर हाई होता है, तो यहां आपका हो गया हाई बायस, और टेस्ट डेटा पॉइंट्स थोड़ा नजीक भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे लो वेरिएंस और हाई वेरिएंस का। अगर मैं नेक्स्ट वाले मॉडल में जाऊं जहां पे मेरा बेस्ट फिट लाइन थोड़ा प्रॉपरली फिटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग डेटा सेट, तो ये आपका ट्रेनिंग एरर लो होगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे लो बायस एंड लो वेरिएंस, क्योंकि टेस्ट डेटा पॉइंट का भी एरर कम होगा यूजुअली ये वाले सिनेरियो में। बट अगर मेरा डेटा सेट मॉडल के साथ परफेक्टली फिटेड है, तब वो टाइम में ये वाला सिनेरियो आएगा जहां पे आपका ट्रेनिंग एरर कम है बट आपका टेस्ट एरर हाई है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लो बायस एंड हाई वेरिएंस। ठीक है, अब आप चलते हैं क्लासिफिकेशन वाले प्रॉब्लम में। क्लासिफिकेशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और उससे हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी, और दूसरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं, दूसरे पैरामीटर दे सकते हैं। अब लेट्स से कि हमारे पास 3 मॉडल है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। अब आप बताइएगा मेरे को, जब ट्रेनिंग एरर 2% है और टेस्ट एरर 25% है, तो ये वाला कौन सा कंडीशन हो गया? ठीक है, आप बताइएगा, आप पॉज करिएगा। हाँ, अब आप बताएं कि जिसमें ट्रेनिंग एरर 2% है और टेस्टिंग एरर 25% है, बहुत हाई हो गया, तो आप क्या समझते हो कि कौन सा एरर? सॉरी, ये ओवरफिटिंग मॉडल है। ट्रेनिंग एरर 2% एंड टेस्टिंग एरर 25%? नहीं, हाँ, ये ओवरफिट राइट, ओवरफिट है, दैट्स ग्रेट, ओवरफिट है। एंड जिसमें ट्रेनिंग एरर 25% एंड टेस्ट एरर 26%, इसमें क्या होगा? ये जनरलाइज मॉडल है मैम। ये बेस्ट फिट है। और जिसमें ट्रेनिंग एरर लेस देन 10% एंड टेस्टिंग एरर लेस देन 10%, ये अंडर फिट है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, ये बताएगा अभी वीडियो में ये बताएगा। मॉडल। मतलब मैं थोड़ा सा ओके। चेक करना चाह रही हूँ कि लाइक हम्म। अभी जो हमने मतलब मॉडल की ट्रेनिंग पढ़ी, उसमें देखा आप लोगों ने पीछे, मैं थोड़ा सा पीछे करती हूँ, आप इसको गौर से देखो। जो इसने मतलब वेरिएंस का वो डिफाइन करा है, ये देखो, मतलब देखो इसमें लो वेरिएंस और हाई वेरिएंस भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, हाई बायस है और इसमें लो वेरिएंस भी हो सकता है एंड हाई वेरिएंस भी हो सकता है। ठीक है, लाइक अगर हाई बायस है 25% और हाई वेरिएंस भी है लाइक 25%, तो ये एक अंडर फिट हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, लो बायस है और लो वेरिएंस है, तो जर्नलाइज कौन सा हुआ? जो जर्नलाइज होगा। और इसमें ये देखो, इसमें हमेशा जो ओवर फिटेड है, जो सबसे पहला मॉडल है हमारा, वो उसमें लो बायस है और हाई वेरिएंस होगा। ठीक है, अब इसको सुनना। हमारे पास 3 मॉडल है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल। ठीक है, आप बताइएगा, आप पॉज करिएगा। ठीक है, मैं आंसर्स भी देखूंगा, रिप्लाई भी। तो ये वाला सिनेरियो जो होता है, ये वाला सिनेरियो होता है ओवरफिटिंग। जो लास्ट वाला मॉडल का हम यहां बात किए थे,
हम जो लास्ट वाला मॉडल का बात किए थे, याद है कि ओवर फिटिंग क्यों है? ट्रेनिंग एरर आपका कम है, टेस्ट एरर आपका ज्यादा है। तो यहां वाला कंडीशन जो हम लोग स्पेसिफिकली लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे लो बायस प्लस हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस। ठीक है, अब यहां आपका ट्रेनिंग एरर भी हाई है, टेस्ट एरर भी हाई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका अंडर फिटिंग, अब आई बात समझ अंडर फिटिंग। अब आई बात समझ में, जिसमें आपका ट्रेनिंग एरर भी हाई कंडीशन में जा रहा है और टेस्ट एरर भी हाई कंडीशन में जा रहा है, दोनों ही हाई हो गया ना? ये ट्रेनिंग एरर और ये टेस्ट एरर। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ट्रेनिंग एरर लेस देन 10% एंड टेस्टिंग एरर भी लेस देन 10%। तो ये जनरलाइज मॉडल है। अंडर फिटिंग मतलब, अंडर फिटिंग मतलब क्या है? हाई बायस प्लस हाई वेरिएंस। क्योंकि आप लोग ये देखो, जब तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन मॉडल देखा प्लस था, एक मिनट, हाई वेरिएंस। ये देखें, ये इसमें दोनों नल है पॉसिबिलिटीज थी ना। और जीरो है, नल नहीं बोलूंगा, सॉरी, जीरो है। बट मेरा टेस्ट एरर, क्योंकि इसके बाद मेरे टेस्ट डेटा, ये देखें, देखो हाई बायस और लो वेरिएंस भी हो सकता है और हाई वेरिएंस भी हो सकता है। तो इसमें नीचे इसने यही तो डिफाइन किया था। इसका अगर मैं नेक्स्ट वाले मॉडल में जाऊं जहां पे मेरा बेस्ट फिट लाइन थोड़ा प्रॉपरली फिटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग डेटा, दूसरे दूसरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं, दूसरे दूसरे पैरामीटर देख सकते हैं। अब लेट्स से कि हमारे पास 3 मॉडल है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। अब आप बताइएगा मेरे, मॉडल 3 ये है। आप पॉज करिएगा पहले, ठीक है? ये वाला सिनेरियो होता है ओवर फिटिंग। जो लास्ट वाला मॉडल का हम यहां बात किए थे, हम जो लास्ट वाला मॉडल का बात किए थे, याद है कि ओवर फिटिंग क्यों है? ट्रेनिंग एरर आपका कम है, टेस्ट एरर आपका ज्यादा है। तो यहां वाला कंडीशन जो हम लोग स्पेसिफिकली लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे लो बायस प्लस हाई वेरिएंस, हाई वेरिएंस। ठीक है, अब यहां आपका ट्रेनिंग एरर भी हाई है, टेस्ट एरर भी हाई है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग मतलब, अंडर फिटिंग मतलब क्या है? हाई बायस प्लस हाई वेरिएंस। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया। यहां पे ट्रेनिंग एरर इज ऑल्सो लेस देन 10, टेस्ट एरर इज ऑल्सो लेस देन 10। अब आपको शायद पूरा आइडिया मिल रहा होगा, और ऑब्वियसली मैं देखता हूं कितने लोग लिख ही देते हैं। ठीक है, तो अंडर फिटिंग ये वाला है हमारा जनरलाइज्ड मॉडल, और ये मॉडल हमको चाहिए हमेशा, क्योंकि ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी, ट्रेनिंग एरर भी कम है, टेस्ट एरर भी कम है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा लो बायस, लो बायस प्लस लो वेरिएंस। ठीक है, कभी भी 2-3 पॉइंट्स आपको याद, और हमेशा हमारा एम क्या है? हमको ऐसे टाइप का मॉडल चाहिए, मॉडल 3 टाइप के मॉडल चाहिए। ये हमारा जनरलाइज्ड मॉडल चाहिए हमको हमेशा, जहां पे लो बायस भी हो, लो वेरिएंस भी हो। इस केस में कौन सा मॉडल चाहिए हमको? ये सेकंड वाला मॉडल चाहिए जो जनरलाइज्ड है, क्योंकि इसमें लो बायस और लो वेरिएंस है। हमेशा याद रखिएगा इस, जब ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? मतलब कल हमने डिस्क्राइब तो करा था, लेकिन इस तरह से फिगर से ही आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी अब। अच्छा, अब जो हम मॉडल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ये एक जनरलाइज मॉडल है, ठीक है? मतलब जब ये डेटा प्रिडिक्ट करेगा तो इसके टेस्ट डेटा पर भी और इसके ट्रेन डेटा के ऊपर भी हमारी जो प्रिडिक्शंस होंगी वो लेस देन 10 ही होगी, जिस तरीके से अभी उसने डिफाइन करी है, ठीक है? यहाँ पर ये जनरलाइज मॉडल को हम ट्रेनिंग कराने के लिए जा रहे हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग, एवल्यूएशन। सो फर्स्ट लेट स्टार्ट with the pre-processing MNIST data set पर ही normalized pixels value splitting data set in the training। ठीक है, इसमें हम एक MNIST data set को, जैसे पहले भी हम करते रहे हैं 2-3 चैप्टर के अंदर, MNIST data set ही उठाते रहे। ठीक है, वो अब आपको अच्छे से पता होगा कि हम केरास में टेंसरफ्लो में क्यों लेकर आ रहे हैं। हमने MNIST डेटा सेट को कॉल किया है यहाँ, जैसे कि यू नो दैट के स्प्लिटिंग होती है, हम जस्ट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट वेरिएबल्स बनाकर अपने लिए रख रहे हैं, जिसमें हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ ट्रेनिंग के लिए और एज अ टेस्टिंग के लिए, और उसके लेबल्स को भी हम इस तरह से आगे जाके डिफाइन कर रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एमनेस डेटा सेट को जब हमने डिवाइड कर लिया, अपने लोड डेटा जो जितना इसके अंदर लोड डेटा हमारा मौजूद था, हमने इसकी स्प्लिटिंग कर ली, एंड देन अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं द पिक्सल्स वैल्यू टू बी इन द रेंज ऑफ 1 and 0। 1 and 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी 1 और 0 के बीच में रहेंगी, ताकि हमारे क्योंकि जब हम किसी ग्राफ पर जाते हैं या किसी इस तरह की वैल्यूज पर, तो वो क्या होता है, वो काफी मतलब हमारा मॉडल जो है ना वो बायस कंडीशन में चला जाता है। इसलिए हमें नॉर्मलाइज रखने के लिए हम इसकी तमाम वैल्यूज को क्या करते हैं, 1 और 0 के बीच में रख देते हैं, ताकि हमारा मॉडल अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक्सट्रेन वाई टेस्ट। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूज हैं 1 और 0 के बीच में आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी पिक्सल की जो वैल्यू होती है वो जो उसकी 0 से लेकर 256 तक होती है। अब अगर आपके एक पिक्सल की वैल्यू आ रही है 1 और एक पिक्सल की वैल्यू आ रही है समथिंग लाइक 256, तो आप देख रहे हो ना कितना डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हमें कवर करने के लिए हम ये कह रहे हैं, जितने भी पिक्सल्स हैं वो मतलब एक नॉर्मलाइज कंडीशन में आ जाएं, और वो 1 और 0 के बीच में आ जाएं, ताकि हमारे मॉडल के लाइक अगर एक डेटा पॉइंट यहाँ बन रहा है और दूसरा डेटा पॉइंट इतना काफी डिस्टेंस पे बन रहा है, कई किलोमीटर पर, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए हम सारे मॉडल्स को क्या करेंगे, हम अपने मॉडल्स में मौजूद डेटा पॉइंट्स को हम इस तरह से करेंगे कि उनको 1 और 0 के बीच में रख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या कर रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम 255 से डिवाइड करके, डेफिनेटली जब वो वैल्यू अगर लाइक आ रही है, आपकी वैल्यू है 223 और डिवाइड ही आप उसको 125 से 225 से कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने सारे डेटा को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक है। एंड देन इसके बाद डिस्प्ले द शेप ऑफ द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, अपने डेटा सेट को हम डिस्प्ले कराकर देख रहे हैं कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर आया है। लाइक ट्रेनिंग शेप जो है इसकी कितनी है, हमने इसमें सैंपल्स कितने उठाए हैं, 60,000 सैंपल्स उठाए हैं। एंड उसका जो हमारा जो पिक्सल है, लाइक एक पिक्चर है, लाइक अगर वो 6 की पिक्चर है, लाइक वो 7 की पिक्चर है, तो उसके पिक्सल्स के साइज क्या है, लाइक 28 by 28 का वो पिक्सल है आपका। ठीक है। देन अब आप ट्रेनिंग लेबल्स देख रहे हो, एंड डेफिनेटली यू नो दैट लेबल्स तो हमेशा एक वेक्टर वैल्यू होगा ना। लाइक अगर एक पिक्चर है, पिक्चर का लेबल क्या होगा कि लाइक एक 1 है, लाइक वो 10 है, लाइक वो 9 है, तो वो एक वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जाएगा, वो एक एरे होगा, एरे फॉर्म में जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास विड्थ एंड हाइट है और सैंपल है, तो डेफिनेटली ये एक एरे फॉर्म के अंदर नहीं होगा। अच्छा, टेस्टिंग डेटा शेप, डेफिनेटली टेस्टिंग डेटा शेप भी क्या होगी, जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसे ही टेस्टिंग हमारे पास होगा, जो हम टेस्टिंग में अपने डेटा को उसमें फिल करेंगे। एंड डेफिनेटली लेबल भी इसी तरीके से जाएंगे, एक या एरे की फॉर्म के अंदर जाएंगे, क्योंकि वो जस्ट अ नंबर है जिसको उसने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको समझ आ गया कि ये हमने क्या करा है, हमने जस्ट जो हम पहले भी कर चुके हैं, हमने यहाँ पर अपना एक डेटा सेट उठाया, एमनेस डेटा सेट, और उसको हमने हमने उसको स्प्लिट कर दिया है टेक्स्ट एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट के अंदर, क्योंकि हमने ये देखना है जब हमने ट्रेनिंग करी तो आया कि हमारा मॉडल ओवरफिट, अंडरफिट, मतलब हाई बायस, लो बायस, इस तरह की ये टर्म अब हम यूज करने जा रहे हैं कि इस तरह से ये हमारा मॉडल किस कंडीशन में है। यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, स्प्लिट हो गया, लाइक का एक मॉडल का फूड के तौर पर। अब जो हमारा मॉडल बनने जा रहा है उसके अंदर ये हमारी फूड रेडी हो गई है एज अ मॉडल डेटा पॉइंट्स, जिसको हम फिल करेंगे अपने नीचे डिफाइंड मॉडल के अंदर। अच्छा, अब हम मॉडल कौन सा बनाने के लिए जा रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया है, हमने डेटा उठाया, डेटा की स्प्लिटिंग करी, डेटा को नॉर्मलाइज करा। ये करना हमारा जरूरी है, क्योंकि जब तक डेटा आपका एक अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं होगा तो वो मॉडल में अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा।
और हमने जैसे चैप्टर में, पिछले चैप्टर में भी, लाइक इसी चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि जब हमारा नॉइसी डेटा होता है या गलत लेबल लगे हुए होते हैं हमारे डेटा के ऊपर, तो क्या कंडीशंस आ जाती हैं, लाइक वो ओवरफिट हो जाता है या वो अंडरफिट हो जाता है। तो इस वजह से हमें अपने मॉडल को एक अच्छा डेटा सेट देना है, अच्छे तरीके से देना है। जैसे जस्ट लाइक जैसे हमने उसको नॉर्मलाइज किया, हमने नॉर्मलाइज क्यों किया, इसीलिए किया ना कि अगर एक डेटा पॉइंट की वैल्यू 1 आ रही है और एक डेटा पॉइंट की वैल्यू, हमारे पिक्सल की वैल्यू आ रही है 256, तो आप उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आप उसमें कैसे एक बेस्ट फिट लाइन बनाओगे, तो आपने उस बेस्ट फिट लाइन बनाने के लिए आपने क्या करा, आपने कंप्रेस कर दिया अपने डेटा को, ताकि आप उसके अंदर से एक अच्छे से बेस्ट फिट लाइन निकाल सको और आप उस डिस्टेंस को कम से कम कर सको, ताकि आपका एक मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो हमने पहले अपना डेटा लिया, उसको स्प्लिट करा, उसको नॉर्मलाइज करा, हमने अपने डेटा को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लिया है। देन अब हम अपने मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि अब हम कौन सा मॉडल का आर्किटेक्चर बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ये हम अपना डेटा को देंगे, जिस पर वो एक जनरलाइज मॉडल की तरह परफॉर्म करेगा। अच्छा, मॉडल हमारा हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारा मॉडल है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, CNN। ये एक कंप्यूटर विजन का मॉडल है। अभी आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे इस बुक में। इस बुक में आगे बहुत अच्छे से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन किया गया है। इसमें डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। ये फिल्टर एक एक फीचर को अच्छे से रीड करके उसके एजेस को निकाल कर लेकर आते हैं और उसको बहुत अच्छे से रीड करके आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस देते हैं। लाइक अभी तक आपने, पहले आप देखते होगे जैसे टीवी के ऊपर और आप अपने फोनों में भी देखते होगे, पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, नाउ अब पिक्चर क्वालिटी इतनी बेस्ट आ गई है। वो बेस्ट किस लिए हो गई है, बेस्ट इसीलिए हो गई है कि बिकॉज ऑफ दैट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि ये एचडी क्वालिटी परफॉर्म करता है, ये एजेस को रीड करता है और इससे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। पहले तो हम जैसे VGG16 मॉडल कॉन्वोल्यूशन, मतलब इस तरह से हम सिंपल स्टैक लेयर्स लगा के और हम सिक्वेंशियल लेयर लगा के हम मॉडल की ट्रेनिंग कर लेते थे। उसमें क्या होता था, उसमें पैटर्न को हमारा मॉडल अलग तरीके से रीड करता था। लेकिन जब से कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आया है, इसमें तकरीबन 16 या 13 फिल्टर्स हैं और हर फिल्टर की एक क्वालिटी होती है जो एक डिफाइंड एजेस को रीड करता है और अपने अंदर उस एज को रीड करके एक जस्ट लाइक अ मिनी फोल्डर के अंदर वो एक लेटेंट स्पेस में आपकी डेटा की अपने डेटा के पॉइंट्स को उसको रीड करके सेव कर लेता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब ये रीड करता है तो इससे क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा आपका जो मटेरियल होता है ना, जो लाइक जो एक्स्ट्रा फीचर्स पड़े होते हैं जो आपसे आपके काम के रेलिवेंट नहीं होते, वो क्या करता है, उनको छोड़ देता है। उनमें से बस उन फीचर्स को निकाल के लेकर आता है जहां पर एक्चुअली आपने जिस चीज को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, लाइक जैसे अब आप किसी बिल्ली की तस्वीर देख रहे हो, अब वो जो एक पूरा एक पीछे का बैकग्राउंड है वो किसी को रीड नहीं करेगा, वो जस्ट बिल्ली के फीचर्स रीड करेगा। किसी में से एक फिल्टर होगा जो सिर्फ बिल्ली के एजेस को रीड कर लेगा, दूसरे फिल्टर से जब वो गुजरेगा तो वो क्या करेगा, उसके नाक और कान को रीड कर लेगा, तीसरे फीचर से गुजरेगा, फिल्टर से गुजरेगा तो उसकी मूंछों को रीड कर लेगा। इस तरीके से हम जब ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपनी किसी भी पिक्चर को डालते हैं, हम तो वो क्या करता है, वो बेसिकली फीचर्स की रीडिंग करता है। इस वजह से जब हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपने डेटा पॉइंट्स को देते हैं तो वो एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस देता है, क्योंकि वो एक एक फीचर निकाल के रीड कर लेता है। जिसमें अगर आप तस्वीर को उल्टा करके दो, सीधा करके दो, टेढ़ा करके दो, उसने क्योंकि फीचर रीड करे हुए। अब बिल्ली का मुंह आप सीधा कर दो, टेढ़ा कर दो, लेकिन उसको पता है बिल्ली के 2 कान होंगे, बिल्ली की मूछें होंगी, बिल्ली की 2 आंखें होंगी, तो क्योंकि उसने अच्छे से फीचर रीड करे हुए हैं, देन वो आपको परफेक्टली बताएगा कि भाई ये फला बिल्ली है। या अगर जैसे आपने देखा है फेस रिकग्नाइजेशन के, आपने देखा है ऑफिसेस में कैमरे लगे हुए होते हैं, उसमें भी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही यूज हो रहा होता है जो आपके फेस को रिकग्नाइज करता है। आपने मोबाइलों के अंदर भी देखा होगा, डिफरेंट ऐप होती हैं जो आपके फेस को देखकर रिकग्नाइज करती हैं, उसमें भी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ होता है, जिसमें ऐसे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जो आपकी एजेस को, फिर आपके फेस को, आपके फीचर्स को, एक एक चीज को रीड करके वो आपको आपके फेस को रीड करके आपका फोन को अनलॉक कर देता है। ठीक है,
ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आप बहुत इन डिटेल पढ़ोगे, हर फिल्टर को पढ़ोगे आप आगे के चैप्टर्स में। अभी जस्ट हम एक मॉडल बनाने के लिए जा रहे हैं, जो हमने डेटा प्री प्रोसेस करा है उसको हम इस मॉडल के अंदर दे रहे हैं। अच्छा, अब ये मॉडल डिफाइन किस तरीके से कर रहा है, केरास डॉट इम्पोर्ट लेयर एंड मॉडल्स। अच्छा, हमें ये मॉडल्स जो है आपको ये भी याद रखना है, ये स्मॉल लेटर से, कुछ मॉडल स्मॉल लेटर के, कुछ मॉडल कैपिटल लेटर के। ये स्मॉल लेटर का मॉडल, इसकी एक अलग स्पेसिफिकेशन है। जब हम इसको कॉल करते हैं स्मॉल लेटर से तो ये एक स्पेसिफिक मॉडल उठकर आता है। अगर आप इसको एम, कैपिटल एम कर दोगे तो दूसरा मॉडल उठकर आ जाएगा, बिकॉज यू नो दैट पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये चीजें रिमाइंड रखनी है। अब यहाँ जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, लाइक हम कह रहे हैं मॉडल डॉट सिक्वेंशियल, हम मॉडल को कॉल कर रहे हैं। और मॉडल के अंदर देखिए, पहले हमने जो लेयर दी थी उनमें कॉन2डी नहीं था, हम जस्ट लेयर को कॉल कर रहे थे, लेयर, ठीक है, और हम अपने फिल्टर लगा रहे थे। अभी यहाँ कॉन2डी बिकॉज ऑफ दैट आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हो। अच्छा, यहाँ कॉन2डी भी हो सकता है, कॉन1डी भी हो सकता है। कॉन2डी की अलग मतलब कॉन्फ़िगरेशन होती है, अलग क्वालिटी होती है। ये जब आप मॉडल को पढ़ोगे तो जब आप समझना, अभी जस्ट आप जनरलाइजेशन को देख रहे हो, इसलिए मैं अभी कॉन2डी और कॉन1 पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो आप उस मॉडल की जब आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे होगे मैं तब उसके अंदर जाऊंगी। अभी जस्ट आप लोग ये देखो कि हम एक मॉडल कॉल कर रहे हैं जो कि कॉन2डी है। उसमें देखें 32, हाँ मैंने आपको बोला था 16 फिल्टर, नो 32 फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर। आपने 32 फिल्टर्स लगाए एंड 3x3 की आपने इसमें एक वो दिया है, लाइक एक डायमेंशन दी है। और एक्टिवेशन फंक्शन आप इसके अंदर रीलो लगा रहे हो 3x3। नहीं, ये 3x3 आई थिंक मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये 3x3 इसमें ये क्या दे रहा है ना, क्योंकि आगे ये 2x2 दे रहा है और नीचे फिर ये 2x2 दे रहा है, या तो ये पैडिंग है, 3x3 की पैडिंग है, पैडिंग साइज है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना इन डिटेल देखूंगी, फिर मैं ये आपको और अच्छे से डिफाइन करूंगी ये 3x3 इसने किस सेंस में दिया है ना। अच्छा, एक्टिवेशन, ये जो हमारे डेटा को एक्टिवेट करेगा आगे प्रोसेस करने के लिए, उसमें वो रीलू लगा रहा है। रीलू आप लोगों को बताया गया था कि ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो हमारे मॉडल को स्टार्ट लेता है, एक्टिवेट करता है आगे की तरफ जाने के लिए, कि हमारा डेटा आगे प्रोसेस हो, उन फिल्टर में से गुजरे और वो जो फिल्टर लगे हुए उसमें से वो उसके फीचर्स को रीड करे और रीड करके वो एक लेटेंट स्पेस के तौर पर वो उसको सेव करता चला जाए। अच्छा, इनपुट शेप वो यही कह रहा है 28x28 एंड 1 सैंपल जाएगा। 28x28 लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और सैंपल कौन सा जा रहा है, आप एक पिक्चर उठा रहे हो उसके अंदर से, ठीक है। ये एक पिक्चर आपने उठाई, इनपुट शेप आपने डिफाइन कर दी कि एक पिक्चर जा रही है जिसके विड्थ और हाइट 28x28 है, ठीक है। एंड देन आपने उसमें डिफाइन करा मैक्स पुलिंग 2D। अच्छा, मैक्स पुलिंग क्या है, अब ये भी एक टर्म है, ये भी एक लेयर लगती है, और ये लेयर क्यों लगती है, ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में लगाई जाती है। और ये मैक्स पुलिंग क्या करती है, ये भी जब मैं आपको आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, देन मैं आपको डिफाइन करूंगी मैक्स पुलिंग बेसिकली हैती क्या है, बट जस्ट मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। मैक्स पुलिंग 2D ये होता है कि उसके अंदर से वो उन फीचर्स को निकाल कर ले आती है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट वैल्यू को ये 3x3 जो है कर्नल साइज है। सही है, ठीक है, फिर मतलब ओ ठीक, दैट्स ग्रेट। मतलब हम जो कर्नल्स लगाएंगे ना, अभी आपको कर्नल भी थोड़ा सा डिफाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज कर्नल क्या है, ये सब चीजें आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होंगी, लेकिन जब आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर के अंदर जाओगे देन आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी कि 32 फिल्टर्स क्या है, कर्नल साइज क्या है, कॉन्टूरिंग क्या है, मैक्स पुलिंग क्या है। तो मैक्स पुलिंग जस्ट आप ये समझ लो कि हम इसमें से एक 2x2 की विंडो बनाकर 2x2 की विंडो बनाकर 28x28 में से 2x2 की विंडो बनाकर, हर 28x2 के अंदर से हम एक विंडो बनाएंगे, जैसे एक पूरी खिड़की है और उसमें क्या चल रहे हैं, उसकी इधर लाइक 28 रॉज हैं और नीचे भी 28 कॉलम्स चल रहे हैं। उसमें आपने 2x2 का विंडो बनाया जो पहले आपके पहले वाले पिक्सल्स पे चलेगा, लाइक जो पिक्सल आपका 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 इस तरह से, उसमें से जो सबसे पहला विंडो चलेगा 2x2 का, उसमें से वो हाईएस्ट वैल्यू उठाकर ले आएगा। देन ये विंडो आगे चलेगा,
2x2 का उसमें से भी क्या करेगा, वो उसमें से हाईएस्ट वैल्यू उठा लेगा, बाकी वैल्यूज को, वो जो छोटी वैल्यूज होगी वो सबको छोड़ता जाएगा। इसमें से क्या करता करेगा, ये पूरा पूरा 28x28 पर 2x2 की विंडो चलती है, और ये पूरे उसके अंदर से क्या करती है, हाईएस्ट वैल्यू को उठाकर ले आती है। इस तरह से क्या कर रहा है समझेंगे आप, ये उसके हाईएस्ट फीचर्स को निकाल कर लेकर आ रहा है, बाकी सारे फीचर्स जो उसके अंदर हमारे लिए यूजेबल नहीं है, ये उनको वहीं छोड़ रहा है, ताकि अगर कोई तस्वीर आती है, हमारा डेटा इतना हैवी, हमारा मॉडल इतना हैवी ना हो, जस्ट वो एक एजेस को रीड करके वो आइडेंटिफाई कर ले कि ये तस्वीर किसकी दी जा रही है, लाइक ये 1 की दी जा रही है, 2 की दी जा रही है, 3 की। ठीक है, अच्छा इस लेयर के अंदर क्या हो रहा है, हम एक जो 28x28 इतना बड़ा साइज गया, तो अब ये क्या कर रहा है, मैक्सफुल उसको छोटा कर रहा है, उसमें से उन फीचर्स को निकाल कर लेकर आ रहा है जो बहुत नेसेसरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब दूसरी लेयर लगी कॉन्टूरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या चला गया, इसमें 64 उस पर मल्टीप्लाई हो गया, 32 से ये 64 उस पर फिल्टर्स पे चला गया। और फिर ये दोबारा कर्नल साइज क्या लगा रहा है, 3x3 का। 3x3 का क्या मतलब कि जो ये कर्नल चलेगा, जिसमें से ये वैल्यूज को उठाता चला जाएगा, वो अब 3x3 का जैसे ऊपर डिफाइन करा था, इसी तरीके से ये 3x3 का कर्नल चलेगा। एक्टिवेशन फंक्शन एज यूजुअल रीलू है दोबारा। अच्छा, ये जितनी लेयर्स ये डिफाइन कर रहा है, अगर आप ये लेयर्स इसी तरीके से लगाओगे तो आप देखना इसका रिजल्ट एक जो ये प्रेडिक्ट करेगा, उसकी उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो एक अलग होगी। अच्छा, आप इसमें से कुछ लेयर्स कम कर लो, आप देखना फिर उनकी एक्यूरेसी कुछ डिफरेंट होगी। इन्हीं में आप कुछ लेयर्स बढ़ा दो, मतलब ये मैक्स पुल लगाओ, आप दोबारा बढ़ा दो, मतलब लाइक अभी डेंस में नहीं जाओ, डेंस फ्लैटन में मत जाओ, फ्लैटन एक आखिरी लेयर होती है जहां ये ऊपर ये डिफाइन कर रहा है ना कॉन्टूर डी मैक्स पुल, फिर कॉन्टूर डी लगाया इसने कि ये मजीद अब अगले फीचर्स में से गुजरेगी, फिर इसने मैक्स पुलिंग लगाया, फिर ये 2x2 का। अब ये क्या कर रहा है, ये श्रिंक करता जा रहा है तस्वीर को ना, जो इसके हाईएस्ट फीचर्स निकाले। अब 28x28 पर जब 2x2 का फिल्टर चलेगा तो क्या होगा, अब 28x28 क्या हो जाएगा, 7x7 हो जाएगा, फिर वो उसमें से मजीद चीजों को निकालेगा। इसी तरीके से वो श्रिंक होकर जस्ट वो हाईएस्ट फीचर्स को निकाल लेगा, और हाईएस्ट फीचर को निकालने के बाद एक पिक्चर में, अब ये एक पिक्चर का प्रोसेस हो रहा है, इसी तरीके से हमने 60,000 बैजेस देने हैं जिसके सारे उसने फीचर्स निकालने हैं। अब जब ये इसके अंदर जाएगा, फाइनली जब ये सारे फीचर्स इसने रीड कर लिए, हमारा मॉडल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एक टेंसर फॉर्मेट में जाता है, एक टेंसर बनता है उसका, मतलब लाइक कंटेनर बनता है जिसमें हमारे वैल्यूज पड़ी होती हैं। अब ये फ्लैटन कर देगा, फ्लैटन क्यों करेगा, जिसकी शेप आ रही थी 28x28 एंड 1, ये इन सबको जितने फीचर्स निकले होंगे उसको इन सबको मल्टीप्लाई करके एक फ्लैटन फॉर्मेट में ले आएगा, कि ये एक टेंसर की फॉर्म में हमारा मॉडल के अंदर अब ये ट्रेन इसमें चला जाएगा, जिसमें हमारी एक डेंस लेयर लगी हुई है, जैसे कि पहले मॉडल में भी लगी हुई थी हमारी डेंस लेयर। डेंस लेयर में आपको पता है, डेंस लेयर में अब यहाँ क्या होता है, फीचर्स हमारे आगे सारे बिल्कुल फुल्ली कनेक्टेड होते हैं, और अब क्या होगा, हर फीचर हर नोड में से एक एक वो प्रोसेस होके आगे बढ़ेगा। जो इसका 64 जो इसका जो इसके वो लगे हुए फिल्टर्स लगे हुए, एक्टिवेशन फंक्शन एज यूजुअल रीलू लगा हुआ है, लेयर जो है अब ये ड्रॉप आउट कर रहा है। अच्छा, ये ड्रॉप आउट क्यों कर रहा है, ये ऊपर इसने इतनी सारी लेयर लगाई है और नीचे से जाकर ये 0.2 ड्रॉप आउट कर रहा है। अच्छा, ड्रॉप आउट ये इसलिए करता है कि हमारा मॉडल बायस ना हो जाए। अभी आपने ऊपर पढ़ा था बायस वेरिएंस, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्यूरेट एक एक चीज तो उसने नहीं रट ली, तो हम किसी एक लेयर को ड्रॉप कर देते हैं और देखते हैं कि आया कि उसने पैटर्न टू पैटर्न तो रीड नहीं किया। तो इसमें किसी लेयर का ड्रॉप आउट करने का मकसद ये होता है कि वो थोड़ा सा भूल जाए और वो खुद थोड़ा सा अपने आप को मेमोराइज करे, बिल्कुल पैटर्न टू पैटर्न ना चले, ताकि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए। अच्छा, यहाँ पर फ्लैटन हो गया क्योंकि हमारा मॉडल हमेशा एक टेंसर की शक्ल में अपना डेटा लेता है, तो ये जो 28x28 एंड 1 का जो हमारा एक इनपुट जा रहा था, अब ये इनपुट हमारा जस्ट एक 1 मतलब एक टेंसर फॉर्मेट में जाएगा, एरे की शक्ल में, टेंसर की शक्ल में जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें डेंस लेयर लगा रहे हैं और सारा अपना डेटा इसमें से प्रोसेस कर रहे हैं, एंड ड्रॉप आउट लेयर लगाई। अच्छा, ड्रॉप आउट लेयर का हमने बताया भाई 0 उसकी वैल्यू दे दी 0.5, जस्ट ड्रॉप आउट वैल्यू देनी है आपने ना, इतना इसमें से ड्रॉप आउट करना है। सारा ड्रॉप आउट कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे तो सारे फीचर्स ही निकल जाएंगे जो हमने अपने मॉडल को रीड करवाए। अच्छा, अब लास्ट लेयर में हम कह रहे हैं लेयर डॉट डेंस 10 एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स। अच्छा, यहां अब हम क्यों कह रहे हैं 10 उसके फीचर्स लेना,
यहाँ हमने 32 फिल्टर्स लगाए थे, 32 में फिर 64 इतने, मतलब हम उसको हमने उसको प्रोसेस कर करके 10 हमने इसके आउटकम्स क्यों निकाल रहे हैं, इसके 10 आउटकम्स हम इसलिए लगा रहे हैं, पहले हमने 32 फिल्टर्स दिए थे, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होकर 64 हो गए, एंड फाइनली हम आखिर में क्या कह रहे हैं, बस 10 वैल्यूज निकालो, क्योंकि हमारे आउटकम्स जो हैं वो 10 ही हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना हमारे पास, इन्हीं को ही हमने प्रिडिक्ट करना है ना। 60,000 जो हमारे पास सैंपल्स पड़े हैं, उसमें जो तस्वीरें पड़ी हैं वो टोटल, मतलब अगर उनमें से आप ये बताओ कि भाई इसमें इंडिविजुअल सैंपल कितने, तो डेफिनेटली वो 10 ही है ना, 0 से लेके 9 तक, बाकी वो मिक्स अप करके तो वो 60,000 बन गए। तो हमने कब बोला उसको कि लेयर डॉट डांस, इसमें से सिर्फ 10 निकालो और एक्टिवेशन फंक्शन अब तुम सॉफ्टमैक्स लगा देना। क्यों सॉफ्टमैक्स लगा अच्छा देना? अर्शी, अब एक मिनट रुकना। यहाँ एक दो चीजें हमें देखनी है। एक तो ये कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हम इतनी दफा रिपीट करेंगे। हर मॉडल में लेयर्स लगती है, मोस्टली मॉडल में मैक्स पूलिंग भी लग जाती है, और डेंस लेयर्स तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी मॉडल्स में होते हैं। तो ये एक्सप्लेन होगा। फहद का एक क्वेश्चन था कि इसको आप ड्रॉ करके दिखा दें, तो ड्रॉ तो लाइक हम ये कर सकते हैं कि कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जिस तरीके से काम कर रहा होता है, उस पे कर्नल होता है, और वो किस तरीके से वो कर्नल मूव कर रहा होता है, वो उसकी कुछ वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, वो नहीं, हम वीडियोस भी दिखा है, और देंगे। बेटे अभी आगे बुक में पूरी डायग्राम्स भी बनी हुई है उसकी ना, तो वो आप देखोगे आगे, हाँ तो आप एग्जैक्टली परेशान नहीं हो। और हाँ, अभी और मतलब मैं अगर डायग्राम्स पे चली जाऊंगी तो फिर ये अभी ये जनरलाइजेशन का टॉपिक से हट जाऊंगी, मैं फिर वो CNN के मॉडल पे चली जाऊंगी ना। और दूसरी चीज ये, इसके होने के बाद इसको जब ये पूरा ये अपना काम कर लेता है और नोट्स में डिफरेंट वेट्स और बाइस जनरेट हो रहे होते हैं, वहां पे भी एक मल्टीप्लिकेशन और प्लस एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन रही होती है। उसकी भी वीडियो एक बहुत अच्छी है, इस वक्त मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन वो इंशाल्लाह वो वीडियो शायद 7-8 मिनट की है। उसमें पूरा उसका कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हमारा जो पिक्चर है, पिक्चर से वो नंबर्स में, और नंबर्स से किस तरह से वेट जनरेट होते हैं और किस तरीके से बाइज होते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ आउटकम आ रहा होता है। तो वो चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं जो हमें इन मिडिल ऑफ द सेक्शन कवर करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम कर सकेंगे तो कल कवर कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह वीकेंड पे भी देख सकते हैं, वॉट एवर, लेकिन ये इसको कवर कर लेंगे हम, तो परेशान ना हो, चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलो अर्शी, थैंक यू। हम्म। अच्छा, लाइक अब ये जो मॉडल हमने यहाँ तक डिफाइन कर लिया कि सॉफ्टमैक्स लगाया, क्योंकि हमें हमें प्रिडिक्शंस चाहिए। मतलब सॉफ्टमैक्स क्या करता है, आपको पहले भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, जो एक एरे देगा हमें 10 प्रोबेबिलिटीज देगा, जिसमें से जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो दैट्स मीन हमारा नंबर 9 होगा। लाइक अगर जैसे उसने एक एरे दिया, आंसर में सॉफ्टमैक्स एक एरे देगा 9 नंबर्स, 10 नंबर्स का, और उन 10 नंबर में जो हाईएस्ट नंबर होगा फिर हम जाके देखेंगे ये नंबर है और ये इसका लेबल है, तो हम समझ जाएंगे कि इसने इसको सही प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, इसलिए हम सॉफ्टमैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, अब जो हमने ये पूरा मॉडल डिफाइन करा, हम कह रहे हैं अब देखें, अभी डेटा नहीं गया है हमारा ना, हमारा डेटा अभी यहीं पड़ा है, हमने अभी जस्ट मॉडल डिफाइन किया है कि हमें अपने मॉडल का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करना है। और अभी जब ये कह रहा है मॉडल डॉट समरी, अच्छा मॉडल डॉट समरी का मतलब ये होता है कि ये देखें जितनी हमने इसमें लेयर डिफाइन करी है ना, ये आपको दिखाएगा कि अंदर देखें मॉडल चल कैसे रहा है। ठीक है, ये देखें, ये इसके पैरामीटर्स दिखाएगा, ये इसके आउटपुट शेप्स दिखा रहा है, और ये लेयर्स दिखा रहा है। लेयर कैसे, कॉन्टिन्यूटी 3 कर्नल चल रहा है। ठीक है, इसमें अच्छा यहाँ नन क्यों बता रहा है कि नन, लाइक अभी हम इसमें सैंपल्स देंगे ना, मतलब जितने हमने इसमें सैंपल्स देने। अच्छा 26/26 एंड 32, आपने ये नोटिस किया ये 26 क्यों रह गया? यहाँ तो ये 28/28 था, यहाँ 26/26 क्यों रह गया? क्योंकि हमने ये मैक्स पुलिंग की एक लेयर लगाई है 2x2 की, जो अभी आप आगे आर्किटेक्चर में देखोगे, जो जिसने क्या करा, जिसने फीचर्स रीड करे और 2x2 का फिल्टर लगाकर उसने क्या करा, अब ये इस तरह से ये इसको रिड्यूस करता चला जाएगा। अब देखेंगे दो तो उसने वहीं से खत्म कर दिए। ठीक है,
अब यहाँ पर इसने इसकी शेप को बिल्कुल आधा कर दिया। कैसे? जब 2x2 का फिल्टर चला 28 के ऊपर, तो उसने उसकी शेप को आधा कर दिया, क्योंकि उसमें से उसने फीचर्स निकाल लिए, वो फीचर जो बहुत नेसेसरी हैं। इसी तरीके से देखिए, अब ये आगे दोबारा ये जो लेयर है कॉन्टूर डी, ठीक है, और ये 3x3 का कर्नल, दो इसमें से इस तरह से ये 28 था तो ये 26 रह गया। अब ये इसके पूरा आधा हो गया। इसी तरीके से ये 11 है, ये 13 था तो इसमें से दो कम हो गए इसमें से, ठीक है, क्वांटिटी। और फिर इसमें से मजीद 11 का क्या, इसका हाफ हो गया, क्योंकि इसमें क्या चला दोबारा, मैक्सपुल चला। मैक्सपुल ने क्या करा, इसकी शेप को मजीद इसमें से हाईएस्ट फीचर निकाल लिया। अब आप देख रहे हो कितना छोटा होता जा रहा है हमारा फीचर का साइज। फिर उसने क्या करा, कॉन्टूर डी, अब इसमें से दोबारा इसमें से दो कम हो गए, तो ये 3x3 रह गया, और इसके जो फिल्टर, इसके जो आउटकम्स हैं वो 64 रह गए। इसी तरीके से अब इसने फ्लैटन कर दिया। फ्लैटन क्या हुआ, जो इसका साइज रह गया था 3x3 एंड 64, जब इसने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये 576 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर भी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। जब ये इस तरह से जब ये चलेगा तो ये क्या, पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर जनरेट करेगा जो हमारे फीचर्स होंगे, जो हमें रीड कराएंगे कि हमारे इस पिक्चर के अंदर पड़ा क्या है। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली उन पिक्चर्स को रीड कर करके ये पैरामीटर्स जनरेट कर रहा है। एंड देन फाइनली जो इसने इसको मल्टीप्लाई करा 2756, जहां पर हमने कहा था ऊपर, इसको बोला था कि तुम फ्लैटन हो जाओ। अब ये जहां पर फ्लैटन हुआ, मैक्स पुलिंग और कर्नल चला चला कर, तो ये हमारे पास कितने इसके पैरामीटर आ गए, 576। अब हमने इसको कहा डेंस लेयर बन जाओ। अब ये पूरा जितना 566 था, ये आगे की तरफ वो हुआ, मतलब लाइक आगे हमारा डेंसली कनेक्टेड हुआ, आगे हमारे अगली लेयर के अंदर गया। अब हमारे पैरामीटर इस तरह से ये जनरेट होते चले जाएंगे। आप अभी आगे आप देखोगे इन सबको ना। फिर हमने कहा कि भाई इसमें से तुम ड्रॉप आउट कर दो, कितना 0.5% ड्रॉप आउट कर दिया। अब ये डेंसली 3 लेयर हमारी, इसके कितने पैरामीटर आ गए, 657 आ गए, ठीक है। अब टोटल पैरामीटर कितने जनरेट हुए थे, 93,322। और ये जो हमारा मॉडल बना ये इतना केबी का था। अच्छा, ट्रेनेबल पैरामीटर, उसने ये ट्रेनेबल पैरामीटर भी बता दिए कि भाई ये टोटल पैरामीटर, ये ट्रेनेबल पैरामीटर, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर, ये सब उसने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये हमारा मॉडल का आर्किटेक्चर है। और इसके अंदर हम डालने वाले हैं अपना अपना मॉडल के अंदर डेटा। यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप अब अपने मॉडल में वैल्यूज को पुट करने के लिए जा रहे हो, मॉडल डॉट कंपाइल। अच्छा, अभी जो हमने मॉडल बनाया है, अभी ये कंपाइल नहीं हुआ है, अभी इसकी कंपाइलेशन होगी और यहाँ पर हम इसको डेटा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तो मॉडल हमारा जो हमने ऊपर डिफाइन करा है, मॉडल डॉट कंपाइल, मतलब जुड़ जाओ। किस तरीके से, ऑप्टिमाइजर इसका एडम ले लेंगे, लॉस फंक्शन लाइक जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी उसको देखने के लिए हम ये मैट्रिक्स जो है हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी, और लॉस जो जनरेट होगा उसके लिए जो एल्गोरिथम हम लगाएंगे कि भाई ये लॉस आया, फिर वो दोबारा जाएगा प्रेडिक्ट करने के लिए, फिर वो वापस आएगा। तो इस तरीके से जो हम लॉस के लिए हम अपना एल्गोरिथम लगाएंगे वो स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्ट्री, यहाँ जो हमने इसको बताया था मॉडल डॉट फिट, ये जो हमारा मॉडल डॉट फिट है, ये मॉडल डॉट फिट। अब जो ऊपर हमने इसको कहा है एक्स ट्रेन, जो ऊपर हमने डिफाइन करा था, हमने उसको यहाँ पर वाई ट्रेन, और इसको हमने कहा 7 इपोक्स चलाने तुमने, मतलब 7, मतलब जितना डेटा सेट हमने इसको डिफाइन करा है तुम इतना डेटा उठाओ। ये इसने इसके 1500 बैजेस उठा रहा है, ये हर इपोक पर 1500 तस्वीरें उठा रहा है। और इसकी इपोक्स कितनी चलेंगी, इपोक्स मतलब उसकी समझे लाइक क्या बोलेंगे ना इपोक्स को, उसकी किस्त, मतलब लाइक 1 चली, 2 चली, 3 चली, मतलब ये 1500 तस्वीरें, मतलब 10 दफा उसमें से प्रोसेस होंगी। क्या ना, 1500 का ये वो उठा रहा है, डेटा पॉइंट्स उठा रहा है। और इपॉक्स को आइट्रेशन कहते हैं, तो ये 10 आइट्रेशंस में काम करेगा। ठीक और है। बस हाँ ये, यहाँ और पे ये क्योंकि वैलिडेशन स्प्लिटिंग, अच्छा अब हम इसमें वैलिडेशन डिफाइन नहीं स्प्लिटिंग भी किया दे हुआ रहे हैं। ना। सॉरी, क्या कह रही हो? ऊपर इसने बैचेस डिफाइन नहीं किए, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। हेलो, Yes? हाँ नहीं, ऊपर इसने बैचेस डिफाइन, ये क्या है, ये जो डॉट डॉट है, इसको मैं सर्च कर लूंगी। हाँ तुम ये थोड़ा देख आई लेना। थिंक बाय अच्छा डिफॉल्ट बैचेस का ही। हाँ ठीक है, ठीक तुम है। 1-2 मिनट रह गए, तुम पढ़ाओ।
हाँ अच्छा, जो वैलिडेशन है उस वैलिडेशन स्प्लिट, अच्छा वैलिडेशन जो अनसीन डेटा के ऊपर हमारा मॉडल चलेगा, उसमें उसने कहा कि भाई इसको वैलिडेशन के लिए जो डेटा रख रहा है वो 0.2 रख रहा है वैलिडेशन के लिए। अब ये हमारा, हमने यहाँ पर इसको मॉडल को फीड कर दी, अब इसने मॉडल में अपना डेटा को फीड कर दिया। अब ये यहाँ पर हमारा ऊपर पे मौजूद जो हमने इसको डेटा डिफाइन करा है, ये इस डेटा को ले रहा है और 10 इसकी इपॉक्स चला रहा है और बैच साइज इसका 15 ले रहा है। और ये देखेंगे पैरामीटर ये इसके डिफाइन हो रहे हैं। इसमें लॉस देख लें 0.2 आ रहा है, एक्यूरेसी इसकी 1.9 आ रही है। अब ये आपको समझ आ रहा होगा कि लॉस, एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन लॉस, ठीक है। वैलिडेशन लॉस जो हमने इसने डेटा नहीं देखा होगा उसके ऊपर कितना आ रहा है, एक्यूरेसी इसकी ये है, लॉस इसका ये है, और अनसीन डेटा के ऊपर जब ये इसको प्रोसेस कर रहा है तो ये 0.6 आ रहा है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी इसकी आ रही है 9.8। बेहतर है। इसी तरीके से फिर इसने अगला बैच उठाया, अगला बैच उठाकर इसने फिर इसी तरीके से, अब इसका लॉस क्या हो रहा है, इसका लॉस कम होता जा रहा है, एक्यूरेसी भी इसकी इंक्रीज हो रही है, फिर वैलिडेशन लॉस भी देखें आप इसका बढ़ रहा है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी भी इसकी नहीं, यहाँ पर इसकी थोड़ी कम हो गई। अच्छा, ये प्रोसेस में इस तरह से ये चलता रहेगा ना, इसका समटाइम इसकी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जब तक हमारा फाइनल पूरा बैच नहीं चला जाता। इस तरीके से ये हमारे, ये इस तरह से ये इसमें अप एंड डाउन आते रहेंगे इसकी एक्यूरेसी में। फाइनली आप देखो इसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी 0.9908 आई है, ठीक है। लॉस इसका कितना आया है, 0.2 आया है, एक्यूरेसी इसकी 9.999 आई है, वैलिडेशन एक्यूरेसी इसकी 99.08 आई है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको, क्या कह रहा है, द कोड सेल compiled the model specifying the Adam optimizer and sparse categorical percentile loss function. Then it trains the model on the training टाइम data खत्म हो for गया है। 10. टाइम टाइम खत्म हो गया है आई थिंक। ओके बाकी सब ओके सिर्फ हम दोनों ही है, हम दोनों ही है मीटिंग में। तो इन्होंने खत्म क्यों नहीं करी मीटिंग? पता नहीं, बस खत्म करो वरना वो लोग दूसरे लोग इसी में ही आ जाएंगे।